जहां आपका एक भी डाउट छूटेगा नहीं। अगर आपका क्वेश्चंस रहेगा कि या आप सजेस्ट करेंगे कि नहीं मुझे कुछ ऐसे ट्रिक्स बताइए, ऐसे टॉपिक्स बताइए कि जिससे मैं ज़्यादा फोकस करूं। देखिए सिलेबस इतना बड़ा है लेकिन फोकस आपको थोड़ा ही करना है। ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको इतना बड़ा फोकस कीजिएगा तो आपका मैंने ज़्यादा मार्क्स आएगा, नहीं, इतना फोकस कीजिएगा तो हो जाएगा। मैं तो ऐसे मैं अपने दोस्तों को देखा हूँ कितना फोकस किए और वो भी फेल हो गए हैं, यानी वो उनका 65 67 ऐसे मार्क्स आया। हेलो दोस्तों, आप लोग तो देख ही लिए होंगे कि कितना आदमी खुश हो जाता है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप कोई एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, और वो भी आपका एक मनचाहा एग्ज़ाम। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ये एक CTET एग्ज़ाम है और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्रैक कर लिया, यानी मैंने इसको क्वालिफाई कर लिया हूँ। तो देखिए कैसे मैंने क्वालिफाई किया हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है कि आप भी एक बार में ही क्वालिफाई कर लें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होता है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भी हैं और प्लस में मेरे दोस्त हैं और आप लोग जो मेरे व्यूअर हैं वो देख रहे हैं, तो आप लोग के मन में ये होता है कि मैं एक बार में कैसे इसको क्लियर कर सकूं। तो ये कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बड़ा एग्ज़ाम नहीं, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर है, आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है। आप रोट लर्निंग कीजिएगा तो कुछ नहीं। हाँ, करते हैं ये सभी बातें इस वीडियो आगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम अभिनव शर्मा और मैं बेतिया ज़िला, यानी इसको पश्चिम चंपारण के नाम से जाना जाता है, और बिहार राज्य से बिलोंग करता हूँ। यानी 2020 से लेकर 2022 तक मेरा B.Ed हुआ और 2022 में मैंने लगभग मैं आपको बता देता हूँ जुलाई में मेरा एग्ज़ाम हुआ और अगस्त सितंबर में मेरा रिजल्ट आया। और मैं के यूनिवर्सिटी यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा आपका हरियाणा में स्थित है, वहाँ से मैंने B.Ed किया हूँ। उसके बाद में मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट जो मेरा था इसी साल हुआ, यानी 2022 में ही मैं CTET का फॉर्म भरा। और उसके बाद में जब फॉर्म भरा यानी फॉर्म फिलअप मेरा जब हुआ तो मैं अपना प्रिपरेशन शुरू किया। ठीक है ना। तो देखिए बहुत सारे मन में ये डाउट होता है कि पता नहीं मैं निकालूंगा कि नहीं। बहुत सारे ऐसे फेलियर मिलते हैं आप लोगों को कि यार ये बहुत बड़ा है ये एग्ज़ाम्स, जहाँ पे अगर एक आपके क्वेश्चंस की बात की जाए उसका 4 ऑप्शन होता है, लगता है कि चारों ऑप्शन ही सही है ना। इस तरह होता है कि नहीं होता है? होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैंने इसको कैसे एज अ बेस्ट उसमें से ऑप्शन को चूज किया। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा मार्क्स जो है फर्स्ट पेपर में 110 है और जो सेकंड पेपर है वो 97 है। ठीक है, यानी अगर ओवरऑल कहा जाए तो मेरा 110 नंबर जो है वो फर्स्ट पेपर और 97 नंबर जो मेरा सेकंड पेपर है, यानी मैं क्लियर कर लिया हूँ मैं CTET का एग्ज़ाम। कोई बड़ा वो नहीं है कि मैं 130 140 150 लाया हूँ, कोई चीज़ नहीं है। और हाँ, आपको बता देता हूँ कि जो भी बच्चे अगर तैयारी करते हैं उसके मन में ये डाउट रहता है कि हे भगवान, हे जो भी है उसको बोलते हैं कि मुझे बस अगर OBC हैं तो 82 नंबर आ जाए, और आपका अगर जनरल है तो वो बोलते हैं कि मेरा 90 आ जाए, यानी मेरा क्लियर हो जाए। उसके बाद उनका वो होता है कि नहीं 130 आ जाए, 140 आ जाए, जो भी है ज़्यादातर मार्क्स मेरा आ जाए। ठीक है, देखिए फर्स्ट पेपर में मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट पेपर में जो आपका ये 5 सब्जेक्ट होता है और वो जो टीचर बनते हैं 1 to 5 के लिए टीचर बनते हैं, यानी 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक के टीचर बनते हैं। इसको PRT कहा जाता है, PRT प्राइमरी टीचर जो बोलते हैं इसको कहा जाता है। तो देखिए मैथ में 30 नंबर है, CDP में 30 नंबर का एग्जाम होता है, EVS में 30 नंबर का एग्जाम होता है, हिंदी में 30 नंबर का और इंग्लिश में 30 नंबर का। देखिए यहाँ पे क्या है, सचिन सर और हिमांशी मैम, किन से मैं ज़्यादा पढ़ा हूँ किन से मैं नहीं पढ़ा हूँ। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको मैं देखा हूँ, ये भी बताएंगे वीडियो के लास्ट में, तो देखते रहिए। जहाँ आपका एक भी डाउट छूटेगा नहीं। अगर आपका क्वेश्चंस रहेगा कि या आप सजेस्ट करेंगे कि नहीं मुझे कुछ ऐसे ट्रिक्स बताइए, ऐसे टॉपिक्स बताइए कि जिससे मैं ज़्यादा फोकस करूं। देखिए सिलेबस इतना बड़ा है लेकिन फोकस आपको थोड़ा ही करना है। ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको इतना बड़ा फोकस कीजिएगा तो आपका मैंने ज़्यादा मार्क्स आएगा, नहीं, इतना फोकस कीजिएगा तो हो जाएगा। मैं तो ऐसे मैं अपने दोस्तों को देखा हूँ कितना फोकस किए और वो भी फेल हो गए हैं, यानी वो उनका 65 67 ऐसे मार्क्स आया हुआ है और 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। मैं आपको चाहूँगा दोस्त कि हो सकता है कि आप लोग अपने उस पर ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर, यानी ये टोटल आप लोगों का 150 हो जाता है। कितना हो जाता है? 150। अच्छा एक चीज़ इसमें देखते हैं हम लोग CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, है ना। तो CDP जो होता है वो आपका 30 नंबर का होता है, लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो CDP आपका 90 नंबर का होता है। ठीक है, यानी पेडागोजी जो होता है ना, इन सभी में 15 नंबर का आपका थ्योरी होगा, 15 नंबर का पेडागोजी होगा। फिर इनमें भी 15 नंबर का थ्योरी, 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर थ्योरी, 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर थ्योरी, 15 नंबर का पेडागोजी। अब देखिए इसमें थ्योरी क्या होता है, इसमें पैसेज होता है,
उन पैसेज में से ही आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। मेरा जो यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे संस्कृत जो होते हैं वो अगर वो इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं तो संस्कृत ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो भी 30 नंबर का ही होता है, 15 का थ्योरी यानी पैसेज और 15 का ही पेडागोजी, यानी 15 15 15 15, ये 60 और 30 नंबर का आपका CDP 90 नंबर हो गया कि नहीं। यानी अगर आप एक सब्जेक्ट को आप अगर टारगेट कर लेते हैं, नहीं कि मैं ज़्यादातर वहीं पढ़ूंगा, तो हो सकता है कि आपका एक ही सब्जेक्ट से आप 90 नंबर यहाँ गेन कर लें, लेकिन नहीं हो पाता है ना। आप मार खा जाते हैं या बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं कहाँ पे, कि पेडागोजी उनका सही नहीं होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका ये EVS है, 15 नंबर का है। जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे EVS में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है कि क्वेश्चंस कुछ अलग अलग आ गया, यानी आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर का जो होता है ना EVS, तो उस 15 नंबर EVS में मान लेते हैं कि आपका 7 ही नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 143 तो है यार, है कि नहीं है, 142 तो है आपके पास ना, उससे आप ले लो। आपको लाना है कि तो हमको ये नहीं है कि 130 ही लाना है, नहीं 140 ही लाना है। हाँ यार, जब तैयारी हो जाएगा तो जरूर आएगा, लेकिन आपको ये है कि मुझे 90 नंबर लाना ही लाना है कैसे भी करके, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे CDP पढ़ लेते हैं, यानी पेपर 1 में अगर CDP आपका अच्छा से हो जाता है तो आप यहाँ पे निश्चित तौर पे आप इसका CDP क्लियर कर लेंगे। देखिए यहाँ भी होता है CDP, अब इसमें वेटेज क्या होता है, देखिए ये 60 नंबर का हो जाता है, 60 नंबर का एग्जाम होता है SST। तो 60 नंबर SST में आपको 40 नंबर का थ्योरी होता है और 20 नंबर का पेडागोजी आ जाता है, ठीक है। और 30 नंबर का ये पेडागोजी, यानी CDP तो आपका पेडागोजी ही है। तो 20 30 कितना हो गया, 30 हो गया, 50 और 15 यहाँ से और 15 यहाँ से, तो 50 30 80, यानी 80 नंबर आपका पेडागोजी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ बता देते हैं, बहुत सारे हम लोग को तो पता है कि इंग्लिश वाले बहुत कम होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ तक कि दोस्त, मैंने ऐसे दोस्तों को मैंने देखा हूँ, शायद वो अगर देख रहे होंगे तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, और मैं कहना भी चाहूँगा, ठीक है ना, कि जो इंग्लिश से ऑनर्स किए हुए हैं आप लोग से मेरा विनती है कि इंग्लिश से डरिए मत। इंग्लिश से लड़िएगा ना तो बहुत सारे आपके ऑप्शंस खुलेंगे, ऑप्शन बहुत सारे हैं, है ना। देखिए कोई भी कॉम्पिटिशन्स का उठाकर देखिए, इंग्लिश से ही क्वेश्चंस आ रहा है, तो आप वहाँ से भागिए मत, आप उसको देखिए। और मैं बता दूं आप लोगों को कि अब की बार जो 2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी 22 वाला सेशन का ही 2023 में एग्ज़ाम हुआ है, मैं बता देता हूं कि उसमें जितना आपका संस्कृत का पैसेज जो भारी था, उतना आपका इंग्लिश का नहीं था, है ना। मेरा इंग्लिश में यहाँ 20 आया था, इसमें 20 आया था। तो ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं होगा, अरे यार हो जाएगा भाई। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें अपनाया था और कैसे मैंने बहुत कम समय में, भाई आप जानोगे तो ये होगा कि आपको कि ये सर हो सकता है कि कुछ ऐसे बोल रहे होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, कि मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि मैं इतना ना फ्रस्ट्रेट हो जाता था कभी कभी कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। निगेटिव थॉट मेरे माइंड में आ जाते थे बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपके माइंड भी आते होंगे, है ना। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार के देख ही रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट का आज कल परसों ऐसे करते करते हमको लग रहा है कि साल 2 साल 3 साल 4 साल से चला ही रहा है टीचर का बहाली देने के लिए। जब 2019 का हुआ तो बोला कि अगले सेशन में यानी 2020 में हम दे देंगे, जब तक कोरोना आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का ये था कि भाई अगर सीटेट निकल जा रहा है, मेरा BEd तो कंप्लीट हो ही गया, सीटेट निकल जा रहा है, तो मेरा हो सकता है कि एज ए टीचर्स हम क्लियर कर ले देंगे बिहार में, ठीक है। तो भगवान की दया से या आपकी दुआ से हो गया मेरा सीटेट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, और आपका भी होगा, ये निश्चित है। मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स जानता हूँ, मैं ऐसे ऐसे आपको टॉपिक बता दूंगा कि आप बिना पढ़े हुए, मुझे ये है कि आप ज़रूर उसको देखिएगा तो थैंक्स बोलिएगा कि हाँ सर ये सही है, आपने सही किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये जीन पियाजे से क्वेश्चन उठाया गया था, ठीक है। उसके बाद मैं वाइगोस्टी से क्वेश्चन उठाया गया था, ये सिर्फ आपका पेपर 2 में हुआ था। और पेपर 2 में मैं बता दूँ CDP में 28 नंबर मेरा है, 28 नंबर है आउट ऑफ 30, ठीक है। हाँ, अब कोलाह वर्ग जो था ये पेपर 1 में मेरे क्वेश्चन आए थे, जीन पियाजे से और कोलाह वर्ग से, बस। उसके बाद इसमें से किसी से नहीं आया था, ठीक है। आपको बता देता हूँ, ये अगर 10 गो वैज्ञानिक के नाम आपको, इनके सिद्धांत क्या क्या दिए हुए हैं, ये अगर चीज़ आपको पूरा जानकारी हो जाती है तो निश्चित तौर पे आपका पेडागोजी बहुत सॉल्व हो जाएगा। और पेडागोजी सॉल्व करने का सबसे मेन टॉपिक्स और मेन ट्रिक्स आपका भैया क्वेश्चन टैग है, ये टैग वर्ड है। और टैग वर्ड आपका अगर कमेंट आएगा तो मैं टैग वर्ड बताऊंगा। ये है, देखिए ये है टैग वर्ड,
ये मेरा था टैग वर्ड, ठीक है ना। टैग वर्ड, इसमें सिद्धांत भी लिखे हुए हैं जो जो मेन थे, और इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। यही था मेरा, और इससे और भी हैं, और भी लिखे हुए हैं जो मैं आपको धीरे धीरे शेयर करूँगा। अगर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि और बताइए, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है, अच्छा एक और चीज़, हम लोग जब सेट बनाते थे ना तो लगभग 15-20 आदमी हम लोग मिलकर सेट बनाते थे, ठीक है ना। तो उसमें 12-13 ही रेगुलर रहते थे। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग सभी कोई मिलकर सेट बना के उसके बाद एनालाइज करते थे। एनालाइज का मतलब होता है कि मेरा क्वेश्चन ये गलत है तो क्यों गलत है, और मेरा क्या माइंड ऑफ व्यू था कि मैं उसको टिक मारा हूँ, है ना। तो यही चीज़ था, इसी वजह से ये एनालाइज करते हुए हम लोग लगभग 12-13 आदमी में हम लोग सभी निकल गए हैं। 12-13 आदमी जो थे ना लोग, सभी के सभी क्वालिफाइड हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है कि एक ही आदमी का, मुझे याद नहीं आ रहा, एक ही आदमी का शायद नहीं हुआ है, नहीं तो सबका हो गया है, जो रेगुलर थे उन्हीं का, ठीक है। और मैं बता दूं यहाँ पे, देखिए ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है यानी अधिगम अक्षमता है, इसका तो इतना ना बढ़िया ट्रिक लिया हूँ, इतना ही बढ़िया, सिर्फ देखते हुए मार दीजिएगा, देखते हुए। यहाँ पे आपको बोला कि पढ़ने में कठिनाई होती है, तो कौन सी कठिनाई होती है, उसके बाद में 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें से कौन सा होगा। माने ये 4 ऑप्शन होता है ना कि इसमें से कौन होगा। अरे यार, मैंने समझिए कि एक 1 लेटर, सिर्फ एक लेटर से पकड़ लीजिएगा, बस वही आंसर, और बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है, क्या प्रीवियस ईयर सही है। भाई मैं बताऊं, मेरा अपना मैंने जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो चीज़ें किया है ना, मैं ABCD कुछ नहीं जानता था CDP में। मैं जब उसको बनाना चालू किया ना भाई पहली बार, तो मेरा हकीकत में बता रहा हूँ, मेरा 22-23 गलत हो गए थे, यानी 7 से 8 ही मेरा सही हुआ था। वो भी आप मारिएगा ना तो ऐसा चीज़ नहीं है। हाँ, एक और चीज़, फर्जीवाड़ा बहुत चीज़ हुआ है। मैंने बहुत सारे दोस्तों को मैंने अपने ग्रुप में देखा हूँ कि जिसका 120 है फर्स्ट पेपर में, 120 सेकंड पेपर में 4 नंबर, कैसे हो सकता है यार, हो सकता है, बिल्कुल गलत है यार। तो सीटेट जहाँ पे एग्ज़ाम देता है, ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट कराता है एग्ज़ाम, उसको तो कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो आप पढ़िएगा तो आपके साथ ऐसा नहीं है कि होगा, और आप मन लगा के तन धन तीनों से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रीवियस ईयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और प्रीवियस ईयर पे आपको फोकस करिएगा ना, तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर पे। इसको बनाइएगा क्वेश्चन और समझिएगा कि कैसे बनाएंगे, कैसे उसको बनाने के बाद में उसके एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, ये प्रीवियस ईयर का ही प्रैक्टिस सेट बोल रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट होता है, प्रीवियस ईयर आप मान लेते हैं कि 2021-22 वाला जो है उसको प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, अरिहंत का हो या किसी भी मैंने पब्लिकेशंस का हो, उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए कि नया क्वेश्चंस क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद 21-22 वाला जरूर मारिएगा। उसके बाद 22-23 वाला जो अब की बार एग्जाम हुआ है, ये दोनों प्रीवियस ईयर मारना है। ऐसा नहीं है कि आपका 14-15 में जो एग्जाम होगा उसको मारिएगा, हो सकता है कि आपके पास टाइम हो तो मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लगाइए। और एक और चीज़, सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है कि याद करें क्या, कि समझे क्या, कि राटा मारे कि नहीं। अरे भैया, सीटेट ही है आपका अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर है। मैं पहले ही आया, मैंने आपको बताया अंडरस्टैंडिंग में निर्भर है। आपको ये रट्टा नहीं मारना है, आपको याद नहीं करना है बिल्कुल भी, आप उसको समझना है। क्या करना है, समझना है कि भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों और कैसे आपके माइंड में आ गया ना, तो आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा चीज़ नहीं है। उसके कैसे को ढूंढिए, यानी वाई उसका ढूंढिए। भाई प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो प्रतिभाशाली वो जो याद करता है तो वो नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा चीज़ नहीं है। लेकिन आपको याद नहीं करना है, आपको ऑप्शंस याद नहीं करने हैं। हाँ, याद कौन सा करना है, इनके सिद्धांत को याद कर लीजिए। इनके सिद्धांत को याद करके उसके बाद समझिए, या समझ लीजिएगा ना, जब इसके बाद प्रैक्टिस इनके सिद्धांत पर कीजिएगा ना, तो आपको सभी याद हो जाएंगे, ऐसे ही दिमाग में छप जाएंगे कि हाँ इसका यही होगा, ठीक है ना। जीन पियाजे के 4 थ्योरी है, वो ऐसा ही होगा, ठीक है। देखिए, उसके बाद आपको बता देते हैं, ये मानचित्र, मेरे पास भी मानचित्र था इंडिया का, और मैंने अपने जहाँ पे मेरा बेड था, बेड के बगल में ही लगाया था। मैं ऐसे ही उसको देखता रहता था कि कहाँ था। मुझे ये नहीं पता था कि केरल कहाँ है, लेकिन अब मेरे दिमाग में छप गया है कि कौन कहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद में निपुण, ये यार बहुत अच्छा टॉपिक है। आप लोगों आपकी बार एग्जाम में बहुत भर के क्वेश्चन आएगा इससे, निपुण से, ठीक है। हम लोग के टाइम में, मेरे टाइम में, मैंने आपकी बार जो एग्जाम हुआ था इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला हुआ था, वो शायद हमको याद नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर 1 फरवरी को मेरा एग्जाम हुआ था, वहीं आप देख लीजिएगा कि उसी में क्वेश्चन आया था निपुण से, ठीक है। और भी शायद हमको लग रहा है कि सेकंड पेपर में आया था।
और एक और चीज़ जो लास्ट में आप लोग बहुत सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ कौन एज ए कौन बेस्ट है, ठीक है। तो भाई मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं, कि कौन से मीडियम से, हिंदी मीडियम से, तो अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, आपका इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूविंग नहीं है, पहले से ठीक ठाक नहीं है, तो भाई ध्यान भी नहीं लगाना है उस पर, इंग्लिश पे। आपको एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो आप ये जो सचिन सर है ना, इनके क्लासेस को देखिएगा, इनके जो महामैराथन क्लास हुआ है उनको देखिएगा, वो सब क्लियर हो जाएगा, सभी क्लियर हो जाएगा, ग्रांटेड है। मैं भी देखा था, ठीक है ना, लेकिन इनका एक ही सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, और हो सकता है बहुत सारे बच्चे को अच्छा भी नहीं लगा होगा। इनका एक इंग्लिश सब्जेक्ट, मैं हिमांशी मैम से इंग्लिश, इनका जो महामैराथन क्लास की हुई थी, इनके लगभग 3 से 4 बार इनके ये इंग्लिश का मैंने महामैराथन क्लास देखा हुआ था। मैं भाई बता रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम के जस्ट 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी को मेरा इंग्लिश में जो आता था मार्क्स, वो हमको लग रहा है कि 14-15 ऐसा ही में आता था। लेकिन जब इनकी क्लासेस को देखा और उसके बाद में मैंने उस पर बहुत सारे प्रैक्टिस भी किए, तो मेरा इम्प्रूविंग हो गया 25, 26, 27, है ना। तो यहाँ से होता है। ये हिमांशी मैम मैंने सबसे गुड टीचर हैं, दोनों गुड टीचर हैं। और एक और एसएसटी के लिए मैंने एक चीज़ पे पढ़ा था, बायजूज। जो बायजूज होता है ना, बायजूज पे एक सर पढ़ाते थे, दानिश सर नाम करके, दानिश सर, ये बहुत अच्छे टीचर थे। इनकी क्लासेज मैंने देखा था, अभी तो वो टीचिंग एग्ज़ाम पे शायद वो लोग चले गए हैं, वो बायजूज को छोड़ के। लेकिन ये जो सर थे ना, इनकी जो कॉन्सेप्ट देने के कॉन्सेप्ट थे ना भाई, वो बहुत बेजोड़ था यार, उनका कोई जोड़ ही नहीं था, है ना। तो शायद मेरा एसएसटी में मैं कहीं ना कहीं अपने हिसाब से तो सही दिया था, लेकिन अच्छा मार्क नहीं आया मेरा। इसमें 34 नंबर है, ठीक है ना, इसी वजह से 97 आया। अगर ये बढ़ गया होता ना, मैं जब अपना प्रैक्टिस शीट बना रहा था तो मेरा ये इतना नंबर आ जाता था 50 आउट ऑफ 60 में, ठीक है। तो भाई यही सब है, और इसी पे आपको फोकस करना है, कहीं पे फालतू का समय नहीं गंवाना है, किसी को ऐसा याद नहीं करना है कि कोई भी आपका टॉपिक को, उसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए, समझिए। अरे मेरे ऐसे कैंडिडेट को मैंने देखा हूँ कि लगभग 4 साल से, यानी समझिए कि 2023 चल रहा है, तो 2018-19 से तैयारी कर रहे हैं और सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे। मेन क्या चीज़ उनका है, बस यही है, ठीक है ना। वो अपना पूरा 100% का 100% नहीं देते हैं। अगर भाई कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उस पर 100 का 100 दे दीजिए ना, 100 छोड़ दीजिए यार, 80 ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 80 दे दीजिए ना, तो आपका ये हो सकता है, ये बहुत कम नंबर है भाई। मैं भी अब की बार एग्ज़ाम दूंगा, ठीक है ना, ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं दूंगा, लेकिन ये बहुत कम नंबर है। लेकिन आपकी नज़र में क्या है, अरे यार इनका 110 आ गया, यानी क्वालिफाइड है। हाँ भाई मैं क्वालिफाइड हूँ, लेकिन आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए भाई अपने एथी पे। और मेरा यही सजेशंस है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी कमेंट रहेगा तो मैं, हो सकता है कि आपकी जब एग्ज़ाम्स के फॉर्म, यानी जुलाई में जो आ रहा है सीटेट, उसका अगर फॉर्म भरा जाए, तो मैं बहुत से ऐसे चीज़ टॉपिक्स को मैं क्लियर करूँगा आप लोगों को सीटेट का, कि पीछे मत, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और आप लोगों की आगामी जो सीटेट 2023 आ रहा है जुलाई में, उसके लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग बिहार सरकार भी, अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, तो नेक्स्ट आपकी जो बिहार सरकार द्वारा जो बहाली आने जा रही है, ये सीटेट वाली, तो उसके लिए आप लोग के हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।